का कितना प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। शुक्रिया। वाद भी दायर हो रखा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीब नवाज की बारगाह में उर्स के मौके पर चादर पेश करी है, जिसको जनाब किरण रिजिजू साहब लेकर आए थे और बी जमाल साहब लेकर आए थे, और हम सब लोगों ने यहाँ पर उसका खैर मकदम किया है। और ये देखिए, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति है, सबका साथ सबका विकास का जो स्लोगनों के साथ सबका सम्मान, तमाम धर्मों का सम्मान, तमाम धार्मिक स्थलों का सम्मान और सबकी आस्था का सम्मान। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के आचरण में हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति नजर आती है। और ये देश के लिए यहाँ पर दुआ की गई कि देश में खुशहाली रहे, अमन व अमान कायम रहे। उन्होंने देश में मोदी जी का पैगाम पढ़ के सुनाया। मोदी जी की जो आस्था, उनके जो शब्द हैं ख्वाजा साहब के लिए, वो सबको मतलब प्रोत्साहित करने वाले शब्द थे कि गरीब नवाज के प्रति उनकी क्या आस्था है, और यहाँ से हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम गया है। जो होगा हम करेंगे। मैं आगे जा कर के अजमेर दरगाह के बारे में सब जानता है कि गरीब नवाज का इस बहुत ही विश्व चर्चित दरगाह में सब लोग एक बार आए, हम ये चाहते हैं, और यहाँ आकर के महसूस करें कि दरगाह का कितना प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। शुक्रिया। वाद भी दायर हो रखा है दरगाह में, दरगाह के चलिए साइड हो जाए, पीछे रोकना। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को सुन रहे थे आप, जो अजमेर के दौरे पर हैं। वहां पर आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, दरअसल पीएम मोदी की ओर से दरगाह में चादर पेश की गई है और उस चादर को लेकर के ही किरेन रिजिजू इस वक्त दरगाह में मौजूद थे। दरगाह में प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया उसे पढ़ा गया है। अरे यार गजब आदमी है। जैसलमेर का रुख करेंगे। 5 साल की मासूम की जान चली गई। डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप है। परिजन जो है लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। मृतका रवीना धवा की निवासी थी, ऐसी जानकारी है। परिजन डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की अब मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि 5 साल की मासूम की जान चली गई है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि परिजनों की तरफ से इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया, और इसके साथ साथ आरोप ये भी कि गलत इंजेक्शन डॉक्टर्स की तरफ से लगाया गया। परिजनों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इसी वजह से बच्ची की जान गई है। तो ये जैसलमेर से बड़ी खबर है। 5 साल की मासूम ने अपनी जान गंवा दी और परिजन अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। ये बेहद ही दुखद खबर और गंभीर मामला निकलकर सामने आया है जैसलमेर से। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से परिजन जो है बिलख रहे हैं, क्योंकि उनके कलेजे का टुकड़ा 5 साल की बच्ची जो है उसने दम तोड़ दिया है। जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है कि परिजन जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं। कार्रवाई की भी मांग परिजनों की तरफ से की गई है। अस्पताल प्रबंधन पर बेहद गंभीर आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया। परिजनों का साफ कहना है क्योंकि इलाज में लापरवाही बरती गई और संभवतः ऐसा हुआ होगा कि किसी तरीके का कोई गलत इंजेक्शन मासूम को लगाया गया, जिसकी वजह से उसने दम तोड़ दिया। मृतका रवीना धवा की निवासी थी, ऐसी जानकारी है। और ये बड़ी खबर सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन में भी हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि दूसरी तरफ परिजनों को समझाइश भी दी जा रही है, लेकिन परिजनों के हंगामा करने की वजह से अस्पताल की जो व्यवस्था है वो ज़रा सा ज़रूर चरमरा गई है, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन में परिजन डटे हुए हैं और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बच्ची के इलाज में लापरवाही अस्पताल के ज़रिए, अस्पताल के डॉक्टर्स के ज़रिए बरती गई, जिसकी वजह से मासूम बच्ची ने अपनी दम तोड़ दिया। ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता सामलदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामलदान, ये कितनी देर पहले का मामला है और परिजनों की तरफ से क्या आरोप लगाया गया? देखिए, सरहदी जिले जैसलमेर के क्लिनिक के कार्मिक ने एक मासूम की जान ले ली। परिजनों के रो रो के बुरे हाल हो रहे हैं। ये 12 बजे के बाद की घटना बताई जा रही है और एक जो ये परिजन है अपनी
मासूम का उपचार कराने के लिए जैसलमेर अस्पताल पहुंचे, जहां एक रिटायर्ड चिकित्सक द्वारा इंजेक्शन लिखा, जहां मेडिकल के पास जो क्लिनिक है उसके कार्मिक ने इंजेक्शन लगाया। इसके बाद उसकी हालत गंभीर हुई, जिसे जैसलमेर के जवाहर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मासूम की जो उनको मृत्यु बता दी, जिसको लेकर परिजनों ने जो क्लिनिक है जो कार्मिक उस पर गंभीर आरोप लगाया और लगातार कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जी, तो परिजन अभी कहाँ हैं, अस्पताल में हैं या फिर वो उनकी तरफ से कोई शिकायत भी दर्ज करवाई गई थाने में? देखिए, जो परिजन है वो जो मासूम का शव है और जैसलमेर के अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया गया और जैसलमेर के कोतवाल है स्वाई सिंह मौके पे पहुंचे और परिजनों के बयान ले लिए और लगातार जो चिकित्सकों की जानकारी लेकर रिपोर्ट के अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। जी, ठीक है, शुक्रिया आपका सामलदान जानकारी पहुंचाने के लिए। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड को लेकर सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने हत्याकांड को लेकर कांग्रेस को घेर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के साथ ठेकेदार सुरेश चंद्राकर से करीब संबंध के आरोप लगाए गए। साथ ही लिखा गया है कि चुनाव में सुरेश चंद्राकर को कांग्रेस बड़ी जिम्मेदारी देती रही है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में एक बेहद ही दुखद घटना घटित हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि मुकेश चंद्राकर, पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने अपनी जान गंवा दी। शव मिलने के बाद लगातार छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म है और अब इसमें बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाया है कांग्रेस पर। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये जो आरोपी है, जहां पर जिस स्थान पर मुकेश चंद्राकर का शव मिला, जिस आरोपी का वो घर है, वो घर का जो मुखिया है उसके कनेक्शन कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस कई चुनाव में लगातार मुख्य भूमिकाओं में भी उसे रखती रही और यही वजह है कि अब छत्तीसगढ़ के बीजापुर की सियासत गर्म है। तो अमित मालवीय ने पोस्ट किया है और ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने अपनी जान गंवा दी और उससे पहले की ये तस्वीरें हैं। ठेकेदार पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। ठेकेदार का कनेक्शन कांग्रेस से बताया जा रहा है कि कई चुनावों में भी सक्रिय रहा है। अब दूसरी तरफ न्याय के लिए प्रदर्शन लगातार स्थानीय लोग कर रहे हैं और मुकेश चंद्राकर को न्याय दिलाने की मांग की जा रही। आरोप है कि ठेकेदार के घर के ऊपर ही एक टंकी बनी हुई थी और उसी टंकी में मुकेश चंद्राकर का शव जो है वो सड़ी गली अवस्था में मिला। 1 तारीख को मुकेश चंद्राकर गायब हो गए थे। शिकायत दर्ज कराई गई थी उनके भाई की तरफ से और इसके बाद से लगातार पुलिस जो है मुकेश चंद्राकर की तलाश कर रही थी। अब दिखा रहे हैं जो सियासत गर्म हो चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। पोस्ट किया गया बाकायदा जो ठेकेदार है उसके कुछ फोटोज जो हैं नेताओं के साथ जो क्लिक किए गए थे वो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि इनका कांग्रेस से संबंध है, हालांकि आरोपों से कांग्रेस ने खंडन किया। पुलिस ने हत्या के आरोपी रितेश की थार गाड़ी को भी कब्जे में लिया। आरोप है कि रितेश ने फरार होने से पहले अपने वाहन का नंबर बदल लिया था। कल लापता मुकेश चंद्राकर का शव सेप्टिक टैंक से मिला था। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पर हत्या का आरोप है। उधर हत्या के विरोध में पत्रकारों ने NH 63 पर जाम लगा दिया। साथ ही हत्याकांड की हाई लेवल जांच की मांग की गई। उधर व्यापारियों ने भी बंद बुलाया है आज। तो छत्तीसगढ़ का जो पत्रकार संघ है वो इस पूरे मामले को लेकर के बेहद आक्रोशित है। पत्रकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग अब छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के जरिए की जा रही है। मुकेश चंद्राकर अपनी बेबाक पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे और मुकेश चंद्राकर तब और सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने एक जवान को नक्सलियों के कब्जे से छुड़ाया था। सेप्टिक टैंक में डाल दें, सोचिए कितना मनोबल बड़ा होगा अपराधियों का। इस मामले में जब तक दोषियों को फांसी का सजा न मिले और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच तभी होगा जब तक सुरेश चंद्राकर के अकाउंट से जो पैसे ट्रांसफर हुए, किस किस के पास ट्रांसफर हुए, जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, जांच अगर प्रभावित नहीं होना है देना चाहते हैं तो सरकार को चाहिए तुरंत एसपी बदले, दूसरे एसपी के नेतृत्व में यहाँ पे जांच किया जाए। हमारे युवा पत्रकार बीजापुर के मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या कर दी गई है और हम पत्रकार काफी आक्रोशित हैं। तो हमारी मांग है कि पुलिस अधीक्षक को हटाया जाए और हमारे युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जो हत्या में शामिल जितने लोग भी हैं उन्हें कम से कम फांसी की सजा जरूर हो।
दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत इस वक्त ठंड की प्रकोप झेल रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज पूरी रात जीरो विजिबिलिटी जैसे हालात नजर आए और इस वक्त भी बहुत ज्यादा घना कोहरा दिल्ली में छाया हुआ है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मथुरा और इटावा के साथ पूरे उत्तर भारत में कोहरा देखने को मिल रहा। घने कोहरे के कारण कुछ इलाकों में विजिबिलिटी भी जीरो हो गई, जिसके चलते रेल, सड़क, हवाई यातायात पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो पूरे दिल्ली एनसीआर को कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली की तस्वीरें हैं अलग अलग इलाकों की। सरोजनी नगर, द्वारका, छतरपुर के साथ तालकटोरा और निर्माण विहार के साथ आईपी एक्सटेंशन की ये तस्वीरें हैं। यहां पर घना कोहरा होने की वजह से लोगों को आम दिनचर्या पूरी करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। की जीरो विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर विमानों को उड़ान भरने और लैंडिंग में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट पे खास तौर पर कैट 3 ट्रेंड जो पायलट्स हैं, केवल वही रनवे पर आज लैंडिंग कर पा रहे हैं या टेक ऑफ कर पा रहे हैं। डेंस फॉग जो है वो एयरपोर्ट के आसपास भी बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में ठंड ने लोगों को बेहाल कर दिया। असम के गुवाहाटी में सुबह के वक्त घने कोहरे का कब्जा दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में तो धुंध ने ताजमहल को ढक दिया और ताजमहल देखने पहुंचे पर्यटकों को कई घंटों तक कोहरे के छंटने का इंतजार करना पड़ा। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल ही कोहरा है। पिछली बार भी आया था तो इतना ही कोहरा था, तो 11 बजे दिखा था ताज। आगरा के साथ कानपुर में भी ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाले लोग अलाव जलाकर खुद को ठंड से बचाते नजर आए, जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार में भी लोगों ने अलाव को अपना सहारा बना लिया। यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ बिहार, झारखंड, पंजाब और हरियाणा में शीतलहर का दौर जारी है। बताया गया कि इन राज्यों में आने वाले कुछ दिनों तक सर्दी लोगों को और परेशान करने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में बर्फ का कब्जा नजर आया। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी ने वादियों को और खूबसूरत बना दिया, जबकि बर्फ के ऊपर पड़ती धूप ने तो उसे चमकदार बना दिया। वहां इन्हीं वादियों के बीच सैलानी मस्ती करते दिखाई दिए। गुलमर्ग में एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, जिसे अल्फाज में बयां करना लगभग नामुमकिन है। आप देख सकते हैं हर तरफ से स्नो कारपेट बिछी हुई है, होटल सारे फुल हैं। गुलमर्ग में नीला आसमान, सफेद पहाड़ और हरे भरे पेड़ों को एक साथ देखकर सैलानी खुशी से झूम उठे। वहां बर्फबारी में पर्यटक स्कीइंग करते दिखाई दिए और टूरिस्ट खूब एंजॉय कर रहे हैं। साल 2025 है, यहाँ पे न्यू ईयर के बाद अब बहुत ज्यादा टूरिस्ट का फ्लो बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के अलावा डोडा में बर्फबारी हुई और इसने घरों के साथ सड़कों को भी ढक दिया। वहां हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखी। घरों के बाहर खड़ी कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। कई गाड़ियों के बोनेट और छत के ऊपर बर्फ ही बर्फ दिखी, जबकि कुछ गाड़ियों के पहिए तक बर्फ से ढक गए और रास्ता चालू कराने के लिए बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 मशीनें बर्फ की मोटी चादर को काटती दिखी। वहां चौकीबल टंगदार कुपवाड़ा सड़क को पूरी तरह साफ किया गया। इसके अलावा कुपवाड़ा के दूसरे इलाकों में भी मशीनें बर्फ हटाती नजर आईं। यानी एक तरफ बर्फबारी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन गई, तो वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी ने उनका रास्ता रोक दिया। कुपवाड़ा के साथ सोपोर में भी फिसलन वाले रास्ते में मशीन चलती दिखी और सड़क पर जमी बर्फ को हटाया गया। लेकिन बर्फबारी सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, बल्कि मैदानी इलाकों के लिए आफत बन गई। इसका असर उत्तर भारत के कई राज्यों पर पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में 6 जनवरी तक शीतलहर का सितम जारी रहेगा। इनमें दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा में भी ठंड से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जबकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होने की संभावना जताई गई। एक तरफ घने कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, तो वहीं ऐसे मौसम में सरहद की सुरक्षा भी जवानों के लिए अब बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि खराब मौसम में सीमा के पास से घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। ऐसे में इस मौसम में भी जवान पूरी तरीके से अलर्ट हैं। अटारी बॉर्डर पर घने कोहरे में जवान पूरी मुस्तैदी के साथ पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं।
चीन में कोरोना से भी खतरनाक वायरस फैल चुका है। इस खबर के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। बताया गया है कि नए वायरस के लक्षण कोरोना की तरह ही हैं। इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटानीमो वायरस है, जो कि एक RNA वायरस है। बताया गया कि वहां के अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइनें हैं। एक हॉस्पिटल की तस्वीर भी सामने आई जो मरीजों से खचाखच भरा है। बताया गया कि इस वायरस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों पर पड़ रहा है। इस वजह से ही ये लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। तो नए वायरस ने चीन में दस्तक दे दी है और बताया गया है कि ये वायरस बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। इस वायरस को लेकर भारत के डॉक्टर्स का क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। नाक और सांस की भी थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट अभी उपलब्ध नहीं है। इसका अभी कोई उपचार नहीं है। आराम करने से अधिकतर लोग ठीक हो जाते हैं। गंभीर अवस्था इसमें नहीं आती है। यूजुअली ये माइल्ड डिजीज होती है। इसमें बहुत छोटे बच्चों को और बहुत उम्र के लोगों को, और जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम है। संगम तट पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का पूर्ण लाभ लेने के लिए इंतजाम भी खूब किए गए। अरैल में बने टेंट हाउस श्रद्धालुओं के लिए विशेष तौर पर बनाए गए। यहाँ का माहौल और मंत्रोच्चारण महाकुंभ की भक्ति में सराबोर कर देगा। गंगा आरती का भी आयोजन किया जाएगा। महाकुंभ में तैयारियों से जुड़ी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें खास हैं। सफेद और केसरिया रंग में बने टेंट हाउस महाकुंभ के आयोजन को खास बना रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पर्यटन विभाग की ओर से बने लग्जरी टेंट हाउस की बुकिंग करा सकेंगे और रुक सकेंगे। टेंट हाउस के संचालकों ने यहाँ श्रद्धालुओं के लिए लग्जरी सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की है। 5 एकड़ में बनी ये टेंट सिटी अपने आप में अद्भुत है। यहाँ लग्जरी और डिलक्स 2 कैटेगरी की कॉटेज है। सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जरूरी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद रहेंगी। ये जो पूरा एरिया है लगभग 5 एकड़ की जगह है। इस जगहों पे सर हमने 200 लग्जरी कॉटेजेस का निर्माण किया है, जिसकी 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो कि एक सेमी डिलक्स कॉटेज है, उसके बाद लग्जरी कॉटेजेस हैं और डिलक्स कैटेगरी भी है। इसमें हमने कुछ एक कॉटेजेस में फैमिली के हिसाब से भी व्यवस्थाएं करी हैं। साथ में हमने यहाँ पर सारी सात्विक भोजन का व्यवस्था किया है, जिसमें यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु होंगे हमें उन्हें बिना ओनियन बिना गार्लिक का एक सात्विक भोजन का आनंद प्राप्त होगा। चारों ओर भक्ति का माहौल होगा। आस्था का सैलाब संगम तट पर नजर आएगा, लिहाजा यहाँ भक्ति की अविरल धारा कानों में सुनाई देगी। गंगा घाट बनाया जा रहा है। यहाँ आरती भी होगी और स्पीकर पर लगातार मंत्र सुनाई देंगे, जो आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे। सर हमारे ठीक पीछे की तरफ गंगा जी का बहाव है और शाम को यहाँ पर पूरा गंगा घाट हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें निर्मित रूप से रोज के हिसाब से गंगा जी की आरती की जाएगी। लोग उसका आनंद ले सकते हैं। इस पूरे कैंपस को हम लोगों ने स्पीकर्स के माध्यम से फुल फ्लेज किया हुआ है, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ मंत्र का उच्चारण होता रहेगा, जिससे लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी और शाम को इसको हम लोग गंगा आरती के साथ समापन करें। प्रयागराज में महाकुंभ की नित नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई साधु संत तप कर रहे हैं तो कई हठ योगी दिखाई देने लगे हैं। अखाड़ों का छावनी प्रवेश जारी है तो इंतजाम भी अंतिम चरण में है। पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है और बस इंतजार है तो सिर्फ औपचारिक ऐलान का, जब साधु संत और सन्यासी संगम में महाकुंभ पर आस्था की पहली डुबकी लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
महाकुंभ में छोटे बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। छोटे बाबा 32 साल से नहीं नहाए हैं। गंगापुरी महाराज के नाम से मशहूर छोटू बाबा असम के कामाख्या पीठ से आए हैं। महाकुंभ में साधु संतों के आने का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में राजस्थान के उदयपुर से मौनी महाराज यहां पहुंच चुके हैं, जिन्होंने लगभग 1 साल से कुछ भी नहीं बोला। उनके अनुयायी बताते हैं कि महाराज ने 12 साल के लिए मौन व्रत धारण किया है। अनुयायी बताते हैं कि वे लिखकर भक्तों से बात करते हैं। उनके सहयोगी हर बात समझते भी हैं। महाकुंभ 2025 अनूठा, अनुपम, अलौकिक है और यह इसलिए है क्योंकि संत महात्मा धुनी रमाए इस अग्नि के पास बैठे हुए हैं और जहां हम हैं इस वक्त हमारे साथ मौनी महाराज हैं, जिन्होंने मौन व्रत ले रखा है। झीलों के शहर उदयपुर से आए हैं। राजस्थान का बड़ा खूबसूरत शहर है और यहाँ प्रयागराज में जहाँ ब्रह्मा जी ने सबसे पहली बार पृथ्वी पर अगर कहीं यज्ञ किया, प्रकृष्ट यज्ञ किया, तो वो यह प्रयागराज है और तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ में महाराज जी आए हुए हैं। महाराज जी आपको सादर प्रणाम है। अगर आप कुछ कहना चाहें अपने लेखनी के माध्यम से, जी क्या कहेंगे? देखिए महाराज जी लिख रहे हैं, जो भी उनको कहना होता है वो अपने लेखनी के माध्यम से कहते हैं। जो भक्त हैं उनके साथ में जो रहते हैं वह ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो महाराज जी ने क्या कहा, क्या लिखा था अभी? महाराज जी ने जन कल्याण के लिए और प्रकृति की रक्षा हेतु और सनातन की रक्षा के लिए, ये संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए मौन धारण कर रखा है। 12 वर्ष का कठिन तप धारण कर रखा है। जी मैंने देखा और यही लिखा भी था और उसमें ये भी लिखा था कि महाराज जी जूना अखाड़े से आते हैं और महाराज जी के साथ में आप लोग रहते हैं वहाँ पे? ये रहते हैं, ये हमारे प्यारे शिष्य हैं टमाटरपुरी, ये इनसे मिलिए, ये थोड़ा बताएंगे। जी क्या नाम है आपका? माय नेम इज मंथन। मैं गुरुजी के साथ हूँ और एक भाई वो है एक और। अच्छा, दोनों भाई आप लोग साथ में गुरुजी के रहते हैं? गुरुजी ने, लेकिन महाराज जी आपको टमाटरपुरी क्यों कह रहे हैं? वो तो एक दिन पहले ऐसे मजाक में नाम रख दिया था, प्रेम से अखाड़े का नाम रख दिया, मतलब तुम्हारा। अच्छा, तो ऐसे ही मजाक में। अच्छा, ऐसे ही मजाक। और गुरुजी ने अभी जो गुरु पूर्णिमा गई थी ना, उस टाइम से मौन व्रत लिया है। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग को लेकर नई बहस छिड़ चुकी है। मनोज मुंतशिर ने एक वीडियो में कहा कि मुसलमानों के लिए महाकुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा महत्व नहीं रखता। तो मुस्लिमों की एंट्री बैन करने को लेकर के लगातार इस पे जहां एक पक्ष उसकी मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी इस पूरे मामले में जोरों पर हो रही है। अब इसमें मनोज मुंतशिर की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने एक वीडियो दरअसल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के लिए ये महाकुंभ सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट है, क्योंकि अगर वो ग्रंथों में बताई गई बातों का, पुराणों में बताई गई बातों का मनन नहीं करते हैं तो इनके लिए पिकनिक स्पॉट है। इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत प्रयागराज में छलक गया था। क्या इस थ्योरी को मुसलमान मानते हैं? क्या गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का इस्लामिक लिटरेचर में कोई महत्व है? क्या मुसलमान मानते हैं कि नागा साधुओं के दर्शन से जन्मों के पाप कट जाते हैं? मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या का कोई जिक्र क्या इस्लाम में है? 5 सवाल, 1 जवाब नहीं। तो फिर मेरे भाई, तुम्हारे लिए कुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखता और तुम्हारी ये पिकनिक हमारे लिए 12 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तो आजम खान कुंभ के प्रभारी हुआ करते थे, लेकिन अब मुस्लिमों की एंट्री को लेकर धमकियां दी जा रही, जिस पर स्वामी चक्रपाणी ने कहा गौ और गंगा को ना मानने वाले लोगों को कुंभ से दूर रखा जाए।
तो हमने खुद मुसलमानों से अपील की कि कोई भी मुसलमान कुंभ के मेले में न जाए, मगर मनोज मुंतशिर साहब ने जो बयान दिया है, जो कह रहे हैं, तो वो कभी बाबा सन्यासियों के साथ चले जाते हैं, कभी वो मुसलमानों के साथ हमदर्दी जताने की कोशिश करते हैं। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। वो खुद अपने आप में मुंतशिर हैं और वो यहाँ तक मुसलमानों को धमकी देने लगते हैं कि अगर तुम आए तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये क्या बात है? ये किस तरीके से बेवकूफ़ाना बातें हैं? मेरा मानना है खासतौर से इस्लामिक बड़े संस्थानों से कि वो कृपया अपने तमाम समाज में अपील करें कि कोई भी जिसको सनातन धर्म में आस्था न हो वहाँ पे न आए, किसी भी प्रकार का व्यवसायिक गतिविधि में या किसी प्रकार के उपद्रव करने का या वहाँ का माहौल खराब न करे। और सरकार के इतनी बड़ी जो आयोजन में सहयोग हो